नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर जारी है देह व्यापार का कारोबार। न्यू क्राउन प्लाजा होटल में खुलेआम रैकेट चल रहा है। पुलिस की नाक के नीचे होटल सेक्स रैकेट का अड्डा बन चुका है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेआम होटल संचालक व्यापार करते हैं। न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में कैद हुआ होटल के कारोबार का ये काला खेल। होटल संचालकों ने दनकौर थाना प्रभारी को पैसे देने की बात भी कही है। मौके पर होटल में दर्जन भर से ज्यादा लोग मिले। न्यू क्राउन प्लाजा होटल में मौके पर मौजूद रही 3 युवतियां। तो ये काला खेल चल रहा है पुलिस की नाक के नीचे। होटल न्यू क्राउन प्लाजा, जहां पर ये पूरा कारोबार चल रहा था। सबसे बड़ी बात ये कि होटल संचालक ने पैसे देने की बात भी कही। तो होटल संचालकों ने दनकौर थाना प्रभारी को पैसे देने की बात भी कही। जाहिर सी बात है कि पुलिस की फिर मिली भगत से ये पूरा सेक्स रैकेट का काला खेल चल रहा था। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में कई तस्वीरें भी कैद हुई हैं। तो इस पूरे मामले में न्यूज़ वन इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में एक दिन पहले की वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें होटल में सब कुछ उपलब्ध होने और रेट की बात की जा रही है। तस्वीरों में दिन के 11 बजे से शाम 5 बजे तक सुविधा की बात भी की जा रही है। उनका का कुछ है खाने पीने कुछ भी नहीं, कमरे हैं तो बना तैयार है। हाँ, उनका फ्लैट का 1100 रुपये, 1000 रुपये कैसा फोटो में 5,500 नाम की एंट्री करते हैं, जो आता है उसकी एंट्री कर देंगे। हाँ, आप लोग घूमे अभी ना भैया, ये भाई साहब घूमे हैं अभी फिलहाल। अच्छा, आप घूमेगा, ये नुमाइश में घूमे हैं फिलहाल। तुमने जो 1000 ले रही है, सही है। हाँ सही है। और हाँ सही बात, भोजन मिलेगा। कुछ है खाने पीने कुछ भी नहीं, कमरे हैं तो बना तैयार है। हाँ, उनका फ्लैट का 1100 रुपये, 1000 रुपये कैसा फोटो में 5,500 नाम की एंट्री करते हैं, जो आता है उसकी एंट्री कर देंगे। हाँ, तो न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में कैद हुआ है आखिर किस तरीके से ये पूरा काला धंधा होटल में चल रहा था। सबसे बड़ी बात है कि होटल संचालक ने नाम लिया है कि दनकौर थाना क्षेत्र के जो प्रभारी है उनको पैसे दिए गए हैं, यानी कि मिली भगत से जिस तरीके से आरोप लगाया गया है पुलिस के। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे कैमरे में कैद हुआ वो आपको साफ दिख भी रहा होगा। तो न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में पूरी बात कैद हुई। 11 बजे से शाम के 5 बजे तक सुविधा की बात की जा रही है और इसके साथ ही खाना मिल जाएगा, हर तरह की सुविधा मिल जाएगी। रूम का रेट क्या होगा, फुल नाइट का क्या होगा, तमाम बातों को न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में कैद किया गया है और वही बातें हम आपको दिखा भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं। आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा कि क्या कुछ बात हुई। कुछ है खाने पीने कुछ भी नहीं, कमरे हैं तो बना तैयार है। हाँ, उनका फ्लैट का 1100 रुपये, 1000 रुपये कैसा फोटो में 5,500 नाम की एंट्री करते हैं, जो आता है उसकी एंट्री कर देंगे। हाँ, आप लोग घूमे अभी ना भैया, ये भाई साहब घूमे हैं अभी फिलहाल। अच्छा, आप घूमेगा, ये नुमाइश में घूमे हैं फिलहाल। तुमने जो 1000 ले रही है, सही है। हाँ सही है। और हाँ सही बात, भोजन मिलेगा। तो ललित, इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ इस वक्त लाइव नोएडा से। ललित, ग्रेटर नोएडा के न्यू क्राउन प्लाजा में ये सारी चीजें चल रही है, ये पूरा गोरख धंधा चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि आखिर पुलिस की नाक के नीचे ये कैसे पूरा काम चल रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है इसमें जिस तरह से यहाँ पर खुलेआम इनके द्वारा गोरख धंधा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की साठगांठ है। पुलिस की टीम के साथ मिलकर के जिस तरह से जो होटल संचालक है उनके द्वारा हमारी टीम को बताया भी गया कि वो पुलिस को जो उनकी मंथली बंधी हुई है, मंथली वहाँ पुलिस टीम को देते हैं और उसके बाद में पुलिस की साठगांठ के साथ में काम कर रहे हैं। एक बड़ी चीज ये भी है कि जिस तरह से ओपनली खुलेआम ये लोग ये गोरख धंधा चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज साफ तौर पर अपने आप में सामने आती है
कि पुलिस की नाक के नीचे जो दनकौर थाना पुलिस है उसकी नाक के नीचे पूरा का पूरा धंधा चल रहा है और दनकौर पुलिस को पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 100% ये गारंटी के साथ में कहा जा सकता है कि पुलिस की इसमें साठगांठ, पुलिस टीम इसमें कहीं ना कहीं लोगों के साथ में मिली हुई है और उसके तभी ये लोग ये काम कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल ललित, यह बात आपने बिल्कुल ठीक की कि कहीं ना कहीं पुलिस की साठगांठ के साथ ही खुलेआम इस तरीके से काम हो रहा है। जब न्यूज़ वन इंडिया की टीम वहां पर पहुंची तो वो साफ कह रहे हैं कि 11 से 5 बजे तक सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी। नाइट के लिए भी उन्होंने बात कही, लेकिन 5 बजे के बाद भी ये चीजें उपलब्ध है। जी बिल्कुल, ये जिस तरह से जो होटल संचालक है उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास में जो डे टाइमिंग है उन्होंने अपना टाइमिंग फिक्स किया हुआ है और उस टाइम पीरियड में वो अपने जो होटल, जिसलिए होटल जाना जाता है, खाने की सुविधा उनके पास में उपलब्ध नहीं है, रहने की सुविधा उनके पास में उपलब्ध नहीं है। तो ये होटल तो सिर्फ एक नाम के लिए होटल शब्द का यहाँ पर उपयोग किया गया है। पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ पर एक वैशाल्य के तौर पर यहाँ पर बनाया हुआ है और उसी तरीके से इसको उपयोग में लाया जा रहा है। जैसे जिस तरह से जो होटल संचालकों द्वारा बताया गया कि उनके पास में ना ही तो खाने के लिए कोई सुविधा उनके पास में उपलब्ध है, ना ही उनके पास में रहने की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ 11 से 5 बजे का जो उनका टाइम पीरियड है, इस समय अवधि के अंदर उनके पास में कोई भी व्यक्ति आकर के जो सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं उन सेवाओं का लाभ उठा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज यहाँ पर सामने आती है कि जिस तरह से पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस टीम के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। जैसे न्यूज़ वन इंडिया ने अभी अभी जो मुझे जानकारी मिली है, जस्ट अभी वहां से खबर मिल रही है, क्योंकि इस मामले में तुरंत डीसीपी ग्रेटर नोएडा को भी हमारी टीम के द्वारा बताया गया था। डीसीपी ग्रेटर नोएडा के द्वारा इसमें तुरंत कार्रवाई कराई गई है और अभी पुलिस टीम वहां जो होटल है होटल पर पहुंच चुकी है और वहां पर रेड कर रही है। जी ललित, इस होटल का क्या पूरा स्टाफ इसी काले धंधे में लिप्त है? क्या इसमें आम लोग भी जाते हैं या फिर ये स्पेशली सिर्फ ये रैकेट चलाने के लिए यूज होता है होटल? जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस होटल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ रैकेट चलाने के लिए ही हो रहा है और साथ में जो होटल का स्टाफ है उसको सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए यहाँ पर रखा गया है। तीसरी चीज कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो जो भी व्यक्ति उस होटल के अंदर पहुंच रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ वैशाल्य से संबंधित जो सुविधाएं वो उपलब्ध कराना है, उन्हीं सुविधाओं के लिए वहां पर पहुंचता है। उससे अन्यत्र इनके पास में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। जी ललित, जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस के पास जब ये पूरा मामला पहुंचा है तो अब रेड की गई है, पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्या पुलिस को उसकी जानकारी थी पहले से या नहीं, या फिर न्यूज़ वन इंडिया के द्वारा ही उन्होंने ये कहा कि हमें अब जानकारी मिली है? बिल्कुल, मैंने खुद अभी डीसीपी ग्रेटर नोएडा से इस मामले में बात की थी। उनके संज्ञान में मामला नहीं था। उनके द्वारा तुरंत ही ये बताया गया कि जो एसीपी है दनकौर थाना और जो एसीपी सेकंड है उनको तुरंत मौके पर भेजा गया है और वहां पर पहुंच करके जो होटल है होटल पर रेड भी की गई है। अभी जो करंट की जानकारी मिल रही है, करंट की जानकारी में वहां पर पुलिस टीम पहुंच चुकी है और करीब दर्जन भर से अधिक लोगों को वहां से पुलिस टीम के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। जी ललित, जिस तरीके से एक होटल का इस्तेमाल रैकेट चलाने के लिए यूज किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल रैकेट के लिए यूज किया जा रहा है। पुलिस की अगर बात करें तो लगातार ये बात होती है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कि कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है, कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में ये सामने आया कि होटल के संचालक ने कहा है कि दनकौर जो थाना है वहां के प्रभारी को पैसे दिए गए हैं, इस बात को लेकर क्या कहना पुलिस का? इस मामले पर बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, मैंने डीसीपी ग्रेटर नोएडा को इस मामले में भी जानकारी दी। उनके द्वारा कहा गया है कि इस मामले में पहले अभी सबसे पहला जो उनका पॉइंट है कि जो जहां पर ये गोरख धंधा चल रहा है वहां पर जाकर के पहले मौके का मुआयना किया जाए, देखा जाए कि किस तरह की गतिविधियों में ये लोग संलिप्त हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो उनको भी प्रूव होगी, जिस तरह से पुलिस टीम के द्वारा बताया गया है कि वहां पर जाकर के उनके द्वारा दर्जन भर से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अभी इसके बाद में जो थाना प्रभारी की जो भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है उसको लेकर के भी डीसीपी ग्रेटर नोएडा के द्वारा जांच कराने की बात कही जा रही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आप सीधा रुख करेंगे दिल्ली, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी हां, आत्मनिर्भर, लेकिन हम किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने देंगे। केंद्र सरकार की जितनी शर्तें हैं हम सारी शर्तें मानेंगे। केंद्र सरकार जो कहेगी हम वो करेंगे। हमारा मकसद केवल और केवल जनता तक ईमानदारी से साफ सुथरा सस्ता राशन पहुंचाना है। अगर वो राशन पहुंच गया तो दिल को बड़ा सुकून मिलेगा और गरीबों की दुआएं मिलेंगी। उन गरीबों की दुआएं हैं जिसकी वजह से आज हमारे दिल्ली के अंदर, हम तो छोटे से लोग हैं, हमारी सरकार चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस निर्णय के बाद कि ये कोई नई योजना नहीं है, कोई इसका नाम नहीं दिया जाएगा। परसों हम कैबिनेट मीटिंग रख रहे हैं, कैबिनेट के अंदर इस पे निर्णय लेके कैबिनेट का प्रस्ताव हम केंद्र सरकार को भेज देंगे। मैं उम्मीद करता हूं अब इसमें हमें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। नमस्कार।
राशन पहुंचाने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक योजना चलाने की बात कही और उन्होंने साथ ही केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने वो योजना लागू नहीं करने दी और उसकी शुरुआत नहीं करने दी। लेकिन उससे फायदा ये होगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को राशन पाने के लिए अपना काम धाम छोड़कर लाइन में लगना पड़ता है और कई तरह की समस्याएं आती हैं, पूरे दिन की मजदूरी जाती है। ये तमाम बातें कही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन इस योजना के द्वारा ये तमाम दिक्कतें, ये तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी और हर व्यक्ति को उसके हिस्से का राशन मिल पाएगा। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिन्होंने राशन योजना को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बड़ी ही मेहनत के साथ दिल्ली सरकार काम कर रही थी। Growing businesses कई need a सालों से। hosting solution that is powerful yet easy to. लेकिन केंद्र सरकार ने इसको लागू नहीं होने दिया, जिसकी वजह से जो जनता है उसको वो लाभ नहीं मिल पाएगा जिसके वो हकदार है, यानी कि राशन। और एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट था ये दिल्ली सरकार का, लेकिन इस ड्रीम प्रोजेक्ट के सामने रोड़ा बनकर खड़ी हो गई है केंद्र सरकार। आदित्यनाथ ने संबोधित किया। ये संगोष्ठी एक अच्छा प्रयास। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संगोष्ठी एक अच्छा प्रयास है, संगोष्ठी लक्ष्यों की प्राप्ति करेगी। इसके साथ ही कोरोना काल में विश्वविद्यालय ने अच्छा काम किया है। कोरोना काल में विश्वविद्यालय ने कई अच्छे काम किए। त्रिशंकु का कोई लक्ष्य नहीं होता है, अलग अलग विश्वविद्यालयों का अलग अलग कार्य होता है। केदारनाथ नए स्वरूप में सामने आ रहा है। 6 साल पहले केदारनाथ का स्वरूप उजाड़ा गया था। तो तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय सेमिनार के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही और इसके साथ ही विश्वविद्यालय के संगोष्ठी कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा प्रयास है। विश्वविद्यालय अलग अलग तरीके से काम करता है। तो अब आपको सुनवाते हैं आखिर इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। यह संस्था वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को विस्मृत करके कभी किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने परंपरा और अपनी संस्कृति की विरासत को, समृद्ध विरासत को विस्मृत करके कोई व्यक्ति त्रिशंकु की तरह झूल तो सकता है, लेकिन याद रखना त्रिशंकु का कोई लक्ष्य नहीं होता है। और हमारे शिक्षा के केंद्र, खासतौर पर विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण केंद्र अगर त्रिशंकु बनकर के झूलते हुए दिखाई देंगे तो वह न तो लोक कल्याण के पक्ष को ही आगे बढ़ा पाएंगे और न ही समाज और व्यक्ति के जीवन में कोई व्यापक परिवर्तन करने में ही सफल हो पाएंगे। और इसलिए इस प्रकार की संगोष्ठी को, ज्ञान के आदान प्रदान की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ है, यह एक अच्छा प्रयास है। नाथ पंथ का जो एक समृद्ध संप्रदाय गोरखनाथ जी के कारण आगे बढ़ा, इसने प्रत्यक्ष अनुभूति को जीवन का आधार बनाया। ये प्रत्यक्ष अनुभूति ये साधना से जुड़ा हुआ हो, ज्ञान से। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद। बीजेपी कार्यकर्ता पर किया जानलेवा हमला। हमले में बुरी तरह से जख्मी हुआ बीजेपी कार्यकर्ता। मामले में सामने आए जिला अस्पताल की कारस्तानी। जिला अस्पताल ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाई। घायल बीजेपी कार्यकर्ता को प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पीड़ित ने मामले में प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह से शिकायत की है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में दबंगों की ये दबंगई दिखाई दी है। तो ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हुआ। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद। बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में बुरी तरह से जख्मी हुआ बीजेपी कार्यकर्ता। वही मामले में सामने आई जिला अस्पताल की भी कारस्तानी। जिला अस्पताल ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बना दी। घायल बीजेपी कार्यकर्ता को प्राइवेट अस्पताल में रेफर
किया गया और इसके साथ ही पीड़ित ने मामले में प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह से शिकायत भी की है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इकोटेक टीम थाना क्षेत्र में दबंगों की ये दबंगई दिखाई दी और वहीं जिला अस्पताल की भी कारस्तानी सामने आई, जहां पर फर्जी रिपोर्ट बनाई और इसके साथ ही प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया। तो स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं पीड़ित ने मामले में प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह से शिकायत की और स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा और उसके साथ ही जिला अस्पताल का रवैया रहा, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता ने कई आरोप स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग की टीम पर लगाए। तो निशांत शर्मा इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लाइव। निशांत, आखिर बीजेपी कार्यकर्ता घायल कैसे हुआ, किन दबंगों ने हमला किया था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बुरी तरह से मारपीट की जाती है और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि भाजपा सरकार के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा जाता है। दबंगों ने बुरी तरह से उसको पीटा और पीटने के बाद उसके जो जवाड़े में 2 जगह फ्रैक्चर होता है। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि जिला अस्पताल की सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। फर्जी रिपोर्ट बनाई जाती है और फर्जी रिपोर्ट बनाने के बाद दूध का दूध पानी का पानी जब सामने आता है कि जब उसको प्राइवेट अस्पताल में सारी रिपोर्टें कराई जाती है और उसमें फ्रैक्चर सामने देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह रहती है कि पुलिस विभाग और जिला अस्पताल पर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस विभाग के अधिकारी भी बोलने को तैयार नहीं है, जिसके बाद जिला अस्पताल की कहीं ना कहीं बड़ी कारस्तानी को देखते हुए अभी जिला अस्पताल के खिलाफ भी पुलिस विभाग जो है कार्रवाई का आश्वासन कर रहा है, जांच की बात कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से बुरी तरह से मारपीट बीजेपी कार्यकर्ता के साथ की जाती है, कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि इस मामले की शिकायत प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह से की जाती है और जब वो उनका दौरा ग्रेटर नोएडा के अंदर रहा तो प्रभारी मंत्री से पीड़ित परिजन मिलते हैं और उसके बाद शिकायत करते हैं। वहीं प्रभारी मंत्री का साफ तौर पर यह कहना है कि जिला अस्पताल की तरफ से भी अगर जो लापरवाही बरती गई है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक परिजनों के द्वारा मिलने के बाद अभी तक कोई भी कार्रवाई किसी तरीके को देखने के नहीं मिली है। निशांत, पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया इस पूरे मामले पर? देखिए, पुलिस की तरफ से सिर्फ अभी 151 में कार्रवाई की गई है और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बुरी तरह से मारपीट की गई है, 2 जगह जवाड़े में फ्रैक्चर आया है और फ्रैक्चर आने का साफ तब हुआ जब एक प्राइवेट रिपोर्ट जो अस्पतालों में कराई गई तो उसमें साफ तौर पर अल्ट्रासाउंड के अंदर और जो तमाम रिपोर्टें हुई हैं उसमें साफ तौर पर देखने को यह मिला है कि उसमें डबल फ्रैक्चर आ रखा है, मतलब जवाड़े में इसका फ्रैक्चर है और बीजेपी जो कार्यकर्ता है अभी भी अस्पताल के अंदर भर्ती है। नहीं निशांत, जो रिपोर्ट जिला अस्पताल ने बनाई और जो रिपोर्ट प्राइवेट अस्पताल में बनी, उन दोनों में फर्क क्या आया? देखिए, उन दोनों रिपोर्टों की फ़र्क की बात करें तो उन जिला अस्पताल की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिला अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही है। जिस तरीके से उसमें साफ तौर पर दिखा गया है कि नामुमकिन चोटें दिखाई गई हैं कि कोई किसी तरीके की ज़्यादा चोटें नहीं हैं और उसी प्रकरण को पूरे में देखते हुए पुलिस ने 151 की कार्रवाई की है। कहीं ना कहीं इसमें तमाम तरीके से पुलिस विभाग से लेकर जिला विभाग के खिलाफ आरोप हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही के आरोप हैं और जो परिजन हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं, जिसको देखते हुए जो प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह है उनसे शिकायत भी की और जिला अस्पताल के खिलाफ पुलिस ने भी कार्रवाई की बात की है कि जिस तरीके से इसमें पूरी प्रकरण में जांच की जाएगी और जिसके बाद जो प्राइवेट रिपोर्टें आई हैं उसमें साफ तौर पर देखा गया है कि जवाड़े के अंदर डबल फ्रैक्चर है और फ्रैक्चर आने के बाद अब जो है पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, क्योंकि दोनों रिपोर्टों को देखा गया, सरकारी रिपोर्ट को भी और प्राइवेट रिपोर्ट को भी। प्राइवेट रिपोर्ट के अंदर फ्रैक्चर है और जिला अस्पताल की रिपोर्ट के अंदर कोई भी नामुमकिन चोटें दिखाई गई हैं। क्यों हुई है? देखिए, अभी मामला पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जिस मामले में देखा गया है कि कहासुनी के बाद विवाद
हुआ था और जिसके बाद दबंगों ने बुरी तरह से मारपीट की है। मारपीट करने के बाद पुलिस ने 151 की इसमें कार्रवाई की है, धारा आईपीसी 151 के तहत कार्रवाई की। और उसके बाद जो है अभी भी परिजन डरे हुए हैं। परिजनों का साफ कहना है कि दबंग कभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं। जिस तरीके से बात की जाती है कानून की, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस से बेखौफ है दबंग भी, और दबंगों के खिलाफ कठिन से कठिन इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जिला अस्पताल के विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक, यानी कि लगातार हमारी टीम भी यहाँ पर, हालांकि निशांत आपको भी बता दें और जनता आपको भी बता दें कि लगातार हमारी टीम यहाँ पर कोशिश कर रही है कि डीसीपी से बात हो, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो पुलिस क्यों हाथ झाड़ती हुई नजर आती है? कोई एक मजबूत एक्शन जो कि होना चाहिए, सख्त कदम जो कि होना चाहिए, वो आखिर क्यों नहीं उठाती है? ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिले में दबंगों को पुलिस का खौफ क्यों नहीं? दबंगों के सामने नतमस्तक क्यों दिखाई देती है पुलिस? डीसीपी हरिश्चंद्र के रवैये का दबंगों पर कोई असर नहीं है। मारपीट में जिला अस्पताल ने फर्जी रिपोर्ट बना दी, उसके बाद जब प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तब पता चला कि बात कुछ और ही है। आखिर इस तरह की चीजें, इस तरह की लापरवाही आती क्यों है? तमाम सवाल खड़े होते हैं। निशांत, आपसे जानना चाहूंगी परिवार का क्या कहना है? देखिए, परिवार का साफ यही कहना है कि जो दबंग है, जिस तरीके से चोट आई है और चोट को प्रकरण में देखते हुए जो प्राइवेट अस्पताल की रिपोर्ट है, पूरे इस मामले को पुलिस द्वारा, पुलिस के बड़े अधिकारियों द्वारा जांच की जाए, करने के बाद दबंगों के खिलाफ कठिन से कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरीके से आरोप सामने है कि पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है, जिला अस्पताल पर आरोप लगाया जा रहा है, जो स्थानीय पुलिस है इकोटेक 3 उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात, कहीं ना कहीं उस पर भी गंभीर आरोप लगने, स्थानीय पुलिस की लापरवाही है। जिस तरीके से जिला अस्पताल ने फर्जी रिपोर्ट बनाई है, उसके बाद जिला प्रभारी मंत्री जयप्रताप सिंह को भी लिखित शिकायत की है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो अब देखने वाली भी बात क्या होगी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट के इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। क्या ये सामने आया है लगभग कितने लोग थे जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट की? देखिए, इस मामले में अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोग थे और कितने लोगों ने मारपीट की, लेकिन साफ यह है कि दबंगों के हौसले बुलंद है और कहीं ना कहीं पुलिस से बेखौफ होकर एक बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद अभी जो दबंगों के हौसले लगातार बुलंद है और जिस तरीके से रसूख होने के कारण जिला अस्पताल ने एक फर्जी रिपोर्ट बना दी और फर्जी रिपोर्ट के बाद 151 आईपीसी के तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। तो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है और जिला अस्पताल और जो स्थानीय पुलिस है इकोटेक 3 उस पर भी आरोप लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए और इस मामले में कठिन से कठिन कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए निशांत। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कोई भी सख्त एक्शन अभी तक पुलिस ने नहीं लिया। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ, न्यूज वन इंडिया के फोन का जवाब भी नहीं दे रहे डीसीपी। लगातार डीसीपी हरिश्चंद्र को फोन किया जा रहा है न्यूज वन इंडिया की तरफ से, लेकिन कोई फोन नहीं पिक कर रहा, नहीं कोई कॉल पिक कर रहा। सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इस पूरे मामले को इतनी लापरवाही के साथ क्यों डील किया जा रहा है? एक तरफ जिला अस्पताल की बात करें तो गलत रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट बना दी। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया गया तो वहां पर सामने आया कि कितनी ज्यादा क्षति शारीरिक रूप से पहुंची है बीजेपी कार्यकर्ता को। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने कोई सख्त कदम, कोई सख्त एक्शन अभी तक इस पूरे मामले पर नहीं लिया। ये समझ नहीं आ रहा आखिर किसको बचाने की कोशिश प्रशासन यहाँ कर रहा है। अब इस पूरे खबर पर न्यूज वन इंडिया की टीम ने लगातार डीसीपी को कॉल किया, फोन किया, लेकिन कोई भी उस फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहा है, कोई भी उस कॉल को पिक नहीं कर रहा है। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं। सीयूजी नंबर पर फोन उठाने के सख्त निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि सभी अपने सीयूजी नंबर को अपडेट कर लें। उससे कुछ दिन पहले सीएम से कॉल भी किया गया था हर प्रशासनिक अधिकारी के पास, लेकिन तभी भी अगर जिन्होंने भी फोन नहीं उठाए थे उनके ऊपर भी कहा गया था कि 3 दिन के अंदर जवाब तलब किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरह की लापरवाही सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पर डीसीपी साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, सीयूजी नंबर पर लगातार न्यूज वन इंडिया की टीम कॉल कर रही है, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं, कुछ अता पता नहीं, कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है उस नंबर पर। यह हाल है फिलहाल प्रशासन का।
होगा, जिसको लेकर लगातार सरकार निर्देश तो देती है लेकिन उपलब्ध समय पर नहीं होते हैं। इसी गैप को दूर करने के लिए सीयूजी नंबर था, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आखिर लापरवाही क्यों बरती जा रही है? बीजेपी कार्यकर्ता को कब इंसाफ मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। गाजियाबाद से खबर, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महागुनपुरम सोसाइटी में पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। करीब 100 लोग पानी पीने से बीमार हुए हैं। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये महागुनपुरम सोसाइटी में पानी पीने से, यानी कि पीने वाला जो पानी है, पेयजल है, उसको पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं और करीब 100 की संख्या में लोग हैं जो कि बीमार पड़ गए। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है इस पानी को पीने से। तो बता दें कि गाजियाबाद की ये खबर थी, जहां पर महागुनपुरम सोसाइटी में पानी पीने से लोग बीमार पड़ने लगे हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लगभग 100 की संख्या में लोग हैं और आगे अब ये देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ये पूरा पानी खराब हुआ। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।